हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 11 विच इज़ इंटरनल मोबिलिटी एंड ट्रांसफ़र। इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मोबिलिटी मतलब कहीं से शिफ्ट होना, एंड ट्रांसफ़र मतलब हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पोजीशन चेंज करना। अब पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है। तो मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें हम सब ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली होते हैं प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफ़र, सेपरेशन, डाउनसाइजिंग, इंटरनेशनल प्लेसमेंट, आउट प्लेसमेंट, आउटसोर्सिंग। सो देयर आर टोटल 8 प्रोसेसेस। सो लेट्स रीड आउट। अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इंटरनल मोबिलिटी ट्रांसफ़र का इंट्रोडक्शन और ये होता क्या है। द लेटरल और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड इंटरनल मोबिलिटी। वर्टिकल मतलब सेम पोजीशन एंड लेटरल मतलब इंक्रीजिंग। जब भी हम लेटरल या वर्टिकल मूवमेंट करते हैं अपने किसी एम्प्लॉय के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसे कहते हैं इंटरनल मोबिलिटी। इट टेक प्लेस बिटवीन जॉब्स इन वेरियस डिवीजन एंड डिपार्टमेंट। जो ये हमारी जो प्रोसेस है ये विद इन द डिपार्टमेंट और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है। कभी कभी सेम पोजीशंस में भी हो जाते हैं, कभी कभी प्रमोशन वाइज भी हो जाता है। देन प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफ़र, सेपरेटिंग, डाउन साइजिंग, आउट प्लेसमेंट, सोर्सेज। तो इसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं, फर्स्ट इज़ प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफ़र, सेपरेशन, डाउन साइजिंग, आउट प्लेसमेंट एंड आउटसोर्स। ये सारे हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब वन बाय वन एक एक करके पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र करते हैं तो या तो उनको प्रमोट करेंगे, प्रमोशन मतलब उनको थोड़ी अपग्रेडेशन दे देंगे। देन डिमोशन मतलब उनको थोड़ा लोअर लेवल पे शिफ्ट कर देंगे, जो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाता है। देन थर्ड इज़ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र में ना उनको ऊपर भेजते हैं ना उनको नीचे भेजते हैं, उनको इक्वली कहीं और शिफ्ट पे कर देते हैं। देन सेपरेशन। सेपरेशन मतलब वो जॉब को छोड़ देता है। देन डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग होता है जब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो खुद श्रिंक हो जाता है। देन आउट प्लेसमेंट। आउट प्लेसमेंट इज़ दी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो छूट गए हैं उनको दोबारा जॉब पे लगाना। देन आउटसोर्स। आउटसोर्स होता है जब हम बाहर से किसी को हायर करते हैं या फिर हम अपनी सर्विस देते हैं। अब वन बाय वन एक एक करके पढ़ लेते हैं। इट इज़ द वेरी इजी चैप्टर एंड लकीली इट्स आवर लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक। प्रमोशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ एन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम करंट जॉब टू अनदर दैट इज़ हाई इन पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल। प्रमोशन क्या होता है कि एक अपवर्ड मूवमेंट होती है किसी एम्प्लॉय की, जब अब वो करंट जॉब से दूसरी जॉब पे जाता है। जब वो दूसरी जॉब पे जाता है तो वहाँ पे उसको ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा स्टेटस और जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो बेसिक एलिमेंट होता है वो क्या होता है प्रमोशन का, उसमें हायर जॉब मिलती है, उसमें ज़्यादा प्रेस्टीज मतलब ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, बेटर स्टेटस मिलेगा, मोर बेनिफिट मिलेगी, प्रीवेज मिलेंगे, उनसे ज़्यादा उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह ये सब मिलती है। देन एम्प्लॉय गेन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर जॉब ग्रेड। जो एम्प्लॉय होता है उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और उसकी जो ग्रेड, उसकी जो जॉब होती है वो भी ग्रेड वे में चल जाती है। बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता है जब उसको प्रमोशन मिल जाता है। तभी तो पूरे साल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इतनी मेहनत करते हैं जिससे कि उन्हें प्रमोशन मिल पाए, क्योंकि जब प्रमोशन मिलता है तो उन्हें रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है एज वेल एज उन्हें मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होते हैं। अब पढ़ लेते हैं प्रपोजल प्रमोशन की। हम प्रमोशन क्यों करते हैं, क्या पर्पज़ है। तो फर्स्ट इज़ इट एम्प्लॉय यूटिलाइजिंग द स्किल ऑफ एम्प्लॉय। हमारी जो एम्प्लॉय की स्किल्स है हम उसको प्रॉपरली यूज़ कर पाते हैं। इससे जो एम्प्लॉय होता है उसका डेवलपमेंट होता है और उसको जो प्रमोशन का वेट होता है। टू बिल्ड अप मोराल, उसमें मोराल आ जाता है, लॉयल्टी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन से। वो सोचेगा कि वाह ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे प्रमोशन दे दिया, मैं और मेहनत से काम करूँगा जिससे कि मुझे और ज़्यादा प्रमोशन मिले। तो उसकी जो लॉयल्टी एंड जो मोराल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। देन टू क्रिएट अमंग एम्प्लॉयर फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट विद देयर प्रेजेंट वर्किंग कंडीशन। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है, वो थोड़े ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं एम्प्लॉय से, ऑर्गेनाइजेशन से। देन टू कंजर्व प्रूव इट स्किल्स एंड ट्रेनिंग एबिलिटी। जो इससे हमारी जो स्किल्स और ट्रेनिंग एबिलिटी होती है वो हमारे विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं। टू अट्रैक्ट सूटेबल कॉम्पोनेंट वर्कर्स, हम वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी करते हैं और ये ना आगे आने वाली जनरेशन को भी मोटिवेट करता है कि वाह अभी उसे प्रमोशन मिला है, आगे फ्यूचर में हमें प्रमोशन मिलेगा। इसलिए टू प्रमोट एम्प्लॉयज़ इंटरेस्ट इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इन डेवलपमेंट एरिया। इससे हम ना उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम से भेज सकता है जिससे कि उनका डेवलपमेंट हो जाए, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रमोशन की। जो प्रमोशन होता है उनके कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। तो फर्स्ट इज प्रमोशन पॉलिसी शुड बी इन रिटिंग अंडरस्टैंड बाय दी ऑल मेंबर्स। एक जो प्रमोशन पॉलिसी होती है मतलब हर चीज़ की पॉलिसी होती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो प्रमोशन पॉलिसी क्या कहती है कि वो जो प्रमोशन के बारे में होना चाहिए वो सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए और वो सारे एम्प्लॉयज़ को अच्छे से समझ आना चाहिए। देन पॉलिसी शुड ले डाउन विद परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज,
हायरार्की आर टू बी फिल्ड बाय प्रमोशन। उन्हें ये भी बताना चाहिए कि कितनी वैकेंसीज वेकेंट है जिनके लिए हम प्रमोशन के लिए रिक्रूट करने वाले हैं। देन प्रमोशन पॉलिसी शुड मेंटेन द बेसिस ऑफ प्रमोशन सीनियरिटी। और हमें यहाँ पे ये भी बताना चाहिए कि जो प्रमोशन मिला है वो हमें सीनियरिटी बेस्ड में मिला है या मेरिट बेस्ड में मिला है। तो सीनियरिटी हम आगे भी पढ़ेंगे, मैं बता देती हूँ। सीनियरिटी मतलब कि जितना पुराना मेंबर है उसे प्रमोशन मिलेगा या फिर जिसने अच्छा काम किया उसे प्रमोशन मिलेगा। सो अ साउंड पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन बोथ कंसिडरेशन। एक अच्छी पॉलिसी वही होती है जब वो दोनों के बेस पे करती है। देन प्रमोशन प्रोग्राम शुड क्लोजली अलाइन विद द ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर हम प्रमोशन दे रहे हैं तो उन्हें ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, क्योंकि वे पढ़ के आए हैं कि बिना ट्रेनिंग के तो प्रमोशन भी वेस्ट है। देन आर साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय शुड बी फॉलोड। एक ना साइंटिफिक प्रोसीजर भी होना चाहिए जिससे कि वो एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे, क्योंकि जब हम उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे ना कि उसको प्रमोशन देना है कि नहीं देना है। सो इसीलिए एक अच्छा तरीका होना चाहिए उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का। सो 6th इज द सुपरवाइजर होता है इमीडिएट बॉस शुड रिकमेंडेड द प्रमोशन विच इज सब्जेक्टेड टू अप्रूव बाय हिज इमीडिएट सुपीरियर इन द लाइन। तो जो हमारे जो करंट वाले जो बॉस होते हैं वो रिकमेंडेड करते हैं हमें इसके लिए। देन प्रमोशन पॉलिसी शुड कंटेन प्रोविजन फॉर द चैलेंजेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रमोशन बाय द एम्प्लॉयज़। हमारी जो प्रमोशन पॉलिसी उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस होते हैं हर चीज़ के लिए, ट्रांसफ़र के बारे में। देन अ वैकेंसी ऑफ अ वर्ल्ड वुड बी वैकेंसी शुड बी नोटिफाई इन एम्प्लॉय इन एडवांस। उनकी जो वैकेंसीज होने वाली है, जो प्रमोशन होने वाला है, वो हमारे एम्प्लॉयज़ को पहले ही बता देना चाहिए। जो प्रमोशन होता है उसके जो बेसिक जो चीज़ होती है वो यही होती है कि वो ऑलरेडी हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता हो, जिससे कि वो उसी के अकॉर्डिंग काम कर पाएँ। सो अब पढ़ते हैं बेसिस ऑफ प्रमोशन की। जो प्रमोशन है वो किस बेसिस पे हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्रमोशन मिलता है वो 2 बेस पे मिलता है, या तो सीनियरिटी के बेस पे या फिर मेरिट के बेस में। सीनियरिटी मतलब कि जो ज़्यादा ओल्ड होगा उसको मिलेगा। तो अगर हम सीनियरिटी की बात करें, सीनियरिटी मीन्स कि लेंथ ऑफ रिकॉग्नाइज सर्विस इन ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी लेंथ की उसने कितना हमारे यहाँ पे काम करा है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ये थोड़ा पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाता है हमारी लेंथ और सर्विस के बीच में और सेम जॉब के बीच में, क्योंकि उसके पास नॉलेज ऑलरेडी होती है एम्प्लॉय के पास। देन इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, हम एकदम लेंथ एकदम इजीली मेजर कर पाते हैं कि 5 साल काम करा है, 10 साल काम करा है, तो इसलिए ये थोड़ा इजी होता है। देन जो जितनी हमारी ट्रेड यूनियंस वगैरह होते हैं ये भी इसी के फेवर में होते हैं। देयर इज़ नो स्कोप ऑफ फेवरेटिज्म डिस्क्रिमिनेशन जजमेंट। हमारे इसमें फेवरेट भी नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर पाते कि हाँ मुझे वाला मैनेजर पसंद है तो मैं उसी प्रमोशन दूंगा, क्योंकि नहीं ऐसा होगा ही, जो सीनियर होगा उसी मिलेगा। तो कोई फेवरेट वगैरह नहीं आता यहाँ पे। तो इट इंक्रीज एम्प्लॉय मोराल एंड गिव द एम्प्लॉयर सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे जो एम्प्लॉय होता है उसको थोड़ा मोराल फील होता है और उसे लगता है कि हाँ उसकी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ मैं भी एक अच्छा एसेट हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में। देन इट मिनिमाइज द स्कोप ऑफ कन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग प्रमोशन। जो प्रमोशन के रिगार्डिंग कन्फ्लिक्ट आता है कि प्रमोशन मुझे मिलेगा नहीं मुझे मिलेगा, वो कन्फ्लिक्ट्स भी नहीं आते। दैन इट रिड्यूस लेबर टर्नओवर बिकॉज एम्प्लॉय विल नॉट ईजिली गिव अप। और यहाँ पे हमारा जो टर्नओवर है वो भी थोड़ा कम आता है, क्योंकि वो जल्दी से गिव अप नहीं करता, क्योंकि वो उसने गिव अप नहीं करा इसीलिए वो इतना लंबा टिक पाया है, इसीलिए। सो अब इसके थोड़ी डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। द एम्प्लॉय में लर्न अप टू सर्टेन एज एंड लर्निंग कैपेबिलिटी में भी डिमिनिशन बियॉन्ड द सर्टेन एज। क्योंकि देखो हमारी जो एक लर्निंग कैपेसिटी होती है वो एक पर्टिकुलर एज तक होती है, उस एज के बाद हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो गिर जाती है। इसलिए जो ज़्यादा सीनियर होते हैं, जो ज़्यादा ओल्ड एज वाले होते हैं, उन्हें हमें प्रमोशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके इतने कैपेबल नहीं होंगे जितनी कैपेबिलिटी से वो अब काम करें। देन इट डिमोटिवेट दी यंग एंड मोर कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़। ये डिमोटिवेटेड कर देते हैं उन एम्प्लॉयज़ को जो उसके लिए रियल में हकदार होते हैं उस जॉब में, उनमें ज़्यादा कैलिबर है वो काम करने का, फिर भी उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता। देन इट किल दी ज़ील एंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ एवरीबडी विल प्रमोटेड विदाउट शोइंग एनी ऑल अराउंड ग्रोथ ऑफ प्रॉमिस। अब मान लीजिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इतना मेहनत से काम कर रहे हैं, अचीवमेंट अच्छे स्कोर कर रहे हैं, हमें फिर भी नहीं प्रमोशन मिल रहा, तो हम फिर क्यों ही मेहनत करेंगे। तो एक थोड़ा ये जो मोटिवेशन होता है वो गिरा देता है, क्योंकि कितनी भी मेहनत कर लो प्रमोशन तो आपको सीनियरिटी के बेस पे मिलना है, तो हम क्यों ही मेहनत करेंगे। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ें आ जाती हैं ध्यान में। सो अब पढ़ते हैं मेरिट बेस्ड प्रमोशन जब होता है। मेरिट मीन्स एबिलिटी टू वर्क। मेरिट का क्या मतलब होता है कि हमारी एबिलिटी काम करने की, कि हम कितना काम कर सकते हैं। सो मेरिट मीन्स एबिलिटी टू वर्क। देन इट इनकरेज ऑल एम्प्लॉय टू इम्प्रूव सेल्फ देयर एफिशिएंसी। अगर हमारे मेरिट बेस से मिलेगा तो हर जो एम्प्लॉय होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो कहेगा मैं उससे ज़्यादा अच्छा काम करूँगा, मैं उससे ज़्यादा अच्छा काम करूँगा, क्योंकि मुझे परमिशन लेना है। तो मेरिट बेस पे आ जाता है कि वो कितने काम करने की कैपेबिलिटी है उसमें। तो इसमें जो सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी एफिशिएंसी, एबिलिटी, एफिशिएंसी ये सब
इंक्रीज़ हो जाता है। दैन इट डिनोट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय स्किल्स, नॉलेजेबिलिटी, एफिशिएंसी, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। दैन एप्टीट्यूड एज मेजर्ड फ्रॉम एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड पास्ट एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, जो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो मेजर की जाती है कि एजुकेशनल ट्रेनिंग से हमारे पास्ट एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड क्या आते हैं। दैन इसके एडवांटेजेस क्या क्या होता है। स्किल ऑफ एम्प्लॉय कैन बी बेटर यूटिलाइज एट हाई लेवल, की जो हमारी स्किल होती है एम्प्लॉय की वो ज़्यादा अच्छे से यूज़ होगी हाई लेवल पे। मान लीजिए उसमें कैलिबर है मैनेजर वाला, बट वो कलर की पोजीशन पे लगाया तो कोई सेंस नहीं है, तो इसीलिए उसकी कैपेबिलिटीज़ को मेजर करो, उसको मैनेजर की पोस्ट पे दो, तो जो इससे कि उसकी जो स्किल है वो अच्छे से यूज़ हो पाए। देन इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय कंटिन्यूसली इनकरेज द एम्प्लॉय टू एक्वायर न्यू स्किल एंड नॉलेज, इसलिए हमारे एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं कंटिन्यूसली, जिससे कि वो आगे जाके एक अच्छा काम करे। देन डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। मेजरिंग मेरिट इज़ नाउ डेज ईजी, नॉट ऑलवेज ईजी, जो मेरिट मेजर करते हैं वो इतनी भी ईजी नहीं है। देन टेक्निक ऑफ मेरिट मेजरमेंट आर सब्जेक्टिव, दिस मेथड टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ पास्ट अचीवमेंट बट नॉट द फ्यूचर एक्सपेंसेस, जो कि हमारा ही मेरिट बेस्ड है, ये सिर्फ पास्ट रिकॉर्ड देखता है, पास्ट अचीवमेंट देखता है, हमारी फ्यूचर सक्सेस को तो फिगर आउट करता ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा अच्छा भी नहीं है। देन सीनियरिटी कम मेरिट बेसिस, अब हमारे पास दो ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है कि इन दोनों को मिला दो, कि मेरिट बेस पे भी दो देन सीनियरिटी बेस पे भी दो। सो लेट्स फिगर आउट। Management mostly prefer merit as the basis of promotion, as they are interested in enriching organization effectiveness by increase its human resource। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मैनेजमेंट होता है वो चाहता है कि वो सिर्फ मेरिट बेस पे दे प्रमोशन को, क्योंकि वो चाहता है कि अच्छी इफ़िशेंसी आए ह्यूमन रिसोर्स की, जिससे कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से इम्प्रूव करे। बट ट्रेड यूनियंस, मैंने पहले भी बताया था कि जो ट्रेड यूनियंस होते हैं वो सीनियरिटी पे फोकस करते हैं, क्योंकि सोर्स प्रमोशन विदाउट अ व्यू टू सेटिस्फाई इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी, क्योंकि जहाँ पे हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर की बात हो रही है वो सीनियरिटी करते हैं। देन सो द रिजल्ट इज़ चूज टू एम्प्लॉयज़ आर इक्वल इन सिक्योरिटी, तो हम उन लोगों को बनाते हैं जो एक सीनियरिटी में भी इक्वल हो, प्लस उनकी मेरिट भी अच्छी हो, एबिलिटी भी अच्छी हो, तो एक ये बेसिस बन जाता है हमारा प्रमोशन देने का। तो अब फर्स्ट हमने पढ़ लिया। सेकेंड इज डिमोशन, की डिमोशन क्या होता है। डिमोशन रेफर्स टू द लोअरिंग डाउन टू द स्टेटस, सैलरी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय। डिमोशन क्या होता है कि हम ना किसी जॉब के एम्प्लॉय को नीचे शिफ्ट कर देंगे। दैन अगर मैनेजर है तो उसको हमने क्लर्क पे बिठा दिया, तो इसे कहते हैं डिमोशन। जो डिमोशन होता है ये बहुत ही ज़्यादा गलत इम्पैक्ट डालता है हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर। कॉजेज़ ऑफ डिमोशन क्या होता है। अगर कोई एम्प्लॉय इनएडुकेंसी के साथ काम करे, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, उसकी कैपेबिलिटीज़ गिर गई है, तो वो डिमोशन में जाएगा। देन डिमोशन में रिजल्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल स्टाफ रिडक्शन, अगर हमारा स्टाफ रिडक्शन कम है या स्टाफ में कोई प्रॉब्लम है, या फिर हमें जो स्टाफ है वो ओवर स्टाफ हो रहा है, हमें उसे अंडर स्टाफ करना है, तो इस वजह से हम डिमोशन कर देते हैं। देन इफ़ देयर इज़ अ मिस्टेक इन स्टाफिंग, अगर वहाँ पे स्टाफिंग में ऑलरेडी मिस्टेक हुई थी कि हमने उसे चुनना कलर की था, बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़ हमने उसे गलती से मैनेजर चुन लिया, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो डिमोशन कर देते हैं हम। देन बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर कोई टेक्नोलॉजी में चेंज है या फिर कुछ भी चीज़ है, इसकी वजह से कर देते हैं कि जैसे कि चीज़ों को करेक्ट कर पाए। देन डिमोशन पॉलिसी, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिमोशन पॉलिसी होती है, हर चीज़ की पॉलिसी होती है, तो डिमोशन पॉलिसी क्या कहते हैं। डिमोशन पॉलिसी वेरी हार्मफुल फॉर एम्प्लॉयज़, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है एम्प्लॉयज़ को लेके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है और बहुत ही गंदा इफेक्ट डालती है मैनेजर्स, जो मतलब मैनेजर्स होते हैं जो ये डिसीजन लेते हैं एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में कभी कभी वो ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट भी कर देते हैं मैनेजर्स के ऊपर। तो मैनेजर का एक राइट बनता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे कुछ एक्शंस लिए, अगर वहाँ पे वायलेंस क्रिएट होता है, तो अगर एम्प्लॉय हार्म करने की कोशिश करता है तो मेंटली और फिज़िकली। सो अब पढ़ते हैं ट्रांसफ़र, दो चीज़ें कवर हो गई हैं, प्रमोशन एंड डिमोशन। सो अब पढ़ते हैं ट्रांसफ़र क्या होता है। वैसे ट्रांसफ़र हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं अभी रिक्रूटमेंट में। सो ट्रांसफ़र इज़ अ चेंजिंग जॉब असाइनमेंट, हम जॉब असाइनमेंट चेंज कर जाते हैं, एक एम्प्लॉय को दूसरी जॉब पे भेज देते हैं विदाउट एनी चेंज इन ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल, स्टेटस एंड कंपनसेशन, कि हम बस उसको जॉब चेंज कर देंगे, ना उसको अच्छी कंपनसेशन देंगे, ना अच्छी ड्यूटीज़ होगी, ना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सब कुछ सेम होगा, बस उसकी कंपनसेशन और भी सेम होगी, बस उसकी जॉब चेंज हो जाएगी। देन पर्पज़ ऑफ ट्रांसफ़र, की जो ट्रांसफ़र होता है उसके क्या क्या पर्पज़ होते हैं। टू मीट द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, कि मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में किसी एम्प्लॉय की टेम्प्रेरी परमानेंट नीड है, तो इसलिए ट्रांसफ़र कर दिया जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएँ। देन टू मीट एम्प्लॉयज़ रिक्वेस्ट, कभी कभी जो एम्प्लॉय होते हैं वो खुद से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र दो, क्योंकि कभी कभी उनकी अपने कलीग से नहीं बनती है, उनका जो मैनेजर है उनसे नहीं बनती है, इस वजह से
वे खुद ही बोलते हैं कि आप हमारा ट्रांसफ़र कर दो। देन थर्ड इज़ टू इंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द एम्प्लॉयज़। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसकी कैपेबिलिटीज़ दूसरे डिपार्टमेंट की है, तो इसलिए उसे दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देगी। देन टू मेक द एम्प्लॉय मोर वर्सेटाइल की अगर उसे हर डिपार्टमेंट की चीज़ें करनी आएंगी तो वो ज़्यादा अडेप्टेबल हो पाएगा चीज़ों को लेकर। देन वो ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से अडेप्ट कर पाएगा, तो जो उसका कैलिबर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। देन टू एडजस्ट दी वर्कफोर्स एडजस्ट करने के लिए कि मान लीजिए उन्होंने कहीं पे प्लांट लगाया तो वहाँ पे उन एम्प्लॉयज़ को भेज देंगे सेम पोजीशन पे। देन टू प्रोवाइड रिलीफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ को रिलीफ देने के लिए कहीं कहीं जो जॉब्स होती हैं वो ज़्यादा हज़ार्डियस वगैरह होती हैं, लॉन्ग पीरियड्स होता है, तो कभी कभी हेल्थ बात पे जब बात आ जाती है तो उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स एंड इनकैपेबिलिटीज़, कन्फ्लिक्ट्स को बचाने के लिए, क्योंकि कभी कभी जो हमारे डिपार्टमेंट वाले होते हैं या फिर जो कलीग्स होते हैं उनके साथ नहीं बनती है, इसलिए हम कर देते हैं शिफ्ट। देन टू पैनलाइज द एम्प्लॉय, अगर कोई एम्प्लॉय है उसने कोई गलत काम करा है या फिर कोई थेफ्ट वगैरह करी है तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। देन नाइन्थ इज़ टू मेंटेन अ टेन्योर सिस्टम मेंटेन करने के लिए, जैसे गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर वगैरह है। देन लास्ट इज़ टू अकोमोडेट फैमिली रिलेटेड इशू, की कोई फैमिली में रिलेटेड इशू है। देन फीमेल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कभी कभी डिमांड करते हैं कि वो अपने हस्बैंड के साथ काम करना चाहती हैं, सो दैट्स वाई उनका ट्रांसफ़र कराना पड़ता है। सो अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र की। जो ट्रांसफ़र होता है वो कितने टाइप्स का होता है। बेसिकली जो हमारा ट्रांसफ़र होता है वो दो बेसिस पे होता है, एक तो द पर्पस ऑफ एंड सेकेंड इज़ द यूनिट बेसिस। तो पहला पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र में ए, दैट इज़ बेसिस ऑफ पर्पस की पर्पस के बीच में हो रहा है। सो फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन ट्रांसफ़र। A shortage or surplus of the worker is common in different department in a plant or several plant in the organization। जब किसी डिपार्टमेंट में कहीं सरप्लस हो रहा हो या फिर कहीं अंडर स्टाफ हो रहा है तो हम जो वर्कर्स होते हैं उन्हें प्रोडक्शन ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे कि वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाके अच्छे से काम कर पाएँ। देन रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र होता है ट्रांसफ़र ऑफ अ सीनियर एम्प्लॉय टू रिप्लेस अ जूनियर एम्प्लॉय और अ न्यू एम्प्लॉय व्हेन द लेटर इज लेड ऑफ और शिफ्टेड टू अनदर जॉब। जो रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र होता है एकदम टेम्प्रेरीली अरेंजमेंट होता है, जिसमें कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है थोड़े टाइम के लिए टेम्प्रेरीली, तो उसकी जगह हम किसी और को बिठा देते हैं। देन वर्सेटैलिटी ट्रांसफ़र टू मेक एम्प्लॉय वर्सेटाइल एंड कॉम्पोनेंट इन मोर देन वन स्किल। जैसे कि अभी बताया मैंने, उनको वर्सेटाइल कराने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाने के लिए उनको कभी कभी ट्रांसलेट कर देते हैं। देन शिफ्ट ट्रांसफ़र होता है व्हेन द यूनिट रन इन शिफ्ट एम्प्लॉयज़ आर ट्रांसफ़र फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर ऑन सिमिलर जॉब। जब हमारी शिफ्ट की बात चल, जैसे कभी कभी किसी को ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है तो वो शिफ्ट में काम करने लग जाता है, तो कभी वे नाइट की शिफ्ट करते हैं या फिर डे की शिफ्ट करते हैं, जैसे कि सोशली फैमिली इंगेजमेंट के अकॉर्डिंग भी अपनी अपनी देख लेते हैं। दैन रिमीडियल ट्रांसफ़र होता है कि जब ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन लीज इफेक्टेड आर द रिक्वेस्टेड ऑफ द एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय के रिक्वेस्ट पे की जाते हैं। देन ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल ट्रांसफ़र, इन्हें पर्सनल ट्रांसफ़र भी कहा जाता है क्योंकि जो हमारा एम्प्लॉय है वो इसकी डिमांड करता है। इट टेक प्लेस बिकॉज द इनिशियल प्लेसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय में फॉल्टी ऑफ द और द वर्कर में नॉट गेट अलॉन्ग विद सुपरवाइज़र और द वर्कर इन द डिपार्टमेंट, की जब कोई वर्कर डिपार्टमेंट में काम नहीं कर पा रहा है, फिर उसकी सुपीरियर के साथ अच्छी बन नहीं रही है, तो इसलिए उनका प्रमोशन करा दिया। दैन सिक्स इज प्रिकॉशनरी ट्रांसफ़र होता है, इट इज़ मेजर टू अवॉइड द मिस यूज़ ऑफ ऑफिस और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स बाय द एम्प्लॉयज़। प्रिकॉशनरी ट्रांसफ़र क्या होता है, किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए या फिर जब कोई मिस यूज़ हो रहा है ऑफिस में या मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है फंड्स वगैरह का, तो उन सबसे बचने के लिए हम प्रिकॉशनरी ट्रांसफ़र कराते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट के बेस पे हमने ट्रांसफ़र कराया। सो सेक्शनल ट्रांसफ़र, इसके लिए हमारा सेक्शनल ट्रांसफ़र होता है ट्रांसफ़र मेड विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर और द मेन पर्पस ऑफ ट्रांसफ़र में बी ट्रेन द वर्कर और प्रिपेयर देम फॉर हैंडल द डिफरेंट ऑपरेशंस। सो सेक्शनल ट्रांसफ़र में क्या होता है, उसे विद इन द सेम डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे कि वो कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस को हैंडल कर पाए। देन डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, यहाँ पे वन डिपार्टमेंट से एक डिपार्टमेंट के लिए भेजा जाता है सेम प्लांट के अंदर। मान लीजिए कॉस्मेटिक है एंड क्लोथ एम्प्योरियम है, तो जब कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट से क्लोथ डिपार्टमेंट में जा रहा होता है, जब यहाँ की बात आ रही थी तो अदर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। देन जब वहाँ पे सिर्फ कॉस्मेटिक में चेंज हो रहा है वो कहते हैं सेक्शनल ट्रांसफ़र। देन थर्ड इज़ इंटर प्लांट ट्रांसफ़र होता है ट्रांसफ़र में भी मेड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर ऑन वेरिड रीजंस। जब हम किसी एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा रहे होते हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से, तो होता है।
सो अब पढ़ते हैं सेपरेशन। सो सेपरेशन बताने से पहले एक मैं बताती हूँ, एक ट्रांसफ़र पॉलिसी भी होती है। ट्रांसफ़र सेम चीज़ होती है कि वो रिटर्न में होता है, सारे एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी पता होना चाहिए, वहाँ पे उनकी ड्यूटीज़ स्पेसिफाई कर देनी चाहिए कि आपको इसमें भेजा जा रहा है। जो ट्रांसफ़र अगर आपका टेम्परेरी है तो वो भी ऑलरेडी में बता देना चाहिए, और जो पर्सन है उसे एडवांस से बता देना चाहिए, और उसके पर्सनल ट्रांसफ़र, उनको ग्रोथ वगैरह इन सब के बारे में ऑलरेडी बता देना चाहिए। तो बस यही था ट्रांसफ़र पॉलिसी में, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। तो अब स्टार्ट करते हैं सेपरेशन से, दैट इज़ फोर्थ। सो सेपरेशन क्या होता है? सेपरेशन इज़ अ डिसीजन दैट द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन शुड अपार्ट। ये सेपरेशन जो होता है एक प्रॉपर डिसीजन होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंडिविजुअल दोनों पार्ट लेते हैं। The parting of ways can be at the instance of the employer or the employee। जो हमारा जो सेपरेशन होता है, डिसीजन होता है जिसमें जो एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर दोनों जो हो रहे हैं वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। सो इसके काफ़ी सारे प्रोसीजर हैं। तो जिसका फर्स्ट है रेजिग्नेशन। सो रेजिग्नेशन क्या होता है? रेजिग्नेशन रेफर्स टू द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट द इंस्टेंस द एम्प्लॉयर। रेजिग्नेशन में भी पुट वॉलंटरी बाय द एम्प्लॉय एज ही फाइंड द जॉब एल्सवेयर। रेजिग्नेशन होता है जब जो हमारा एम्प्लॉय होता है वो वॉलंटरी कर रहा होता है। वॉलंटरी इन द सेंस वो अपनी मर्ज़ी से जॉब छोड़ के जा रहा है, और वो अपनी मर्ज़ी से जॉब तब छोड़ के जाता है जब उसे कहीं और अच्छी जॉब मिल रही है, फिर कोई फैमिली क्राइसिस है, या फिर उसका ट्रांसफ़र कहीं और स्टेट में हो गया, फैमिली के बैकग्राउंड डिफरेंट है। तो इस वजह से जब वो जॉब को छोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं सेपरेशन। सो सेकेंड, डिसमिसल और डिस्चार्ज। डिसमिसल और डिस्चार्ज होता है जब एक एम्प्लॉय जो एक एम्प्लॉयर होता है जब वो उसको डिस्चार्ज करता है। सो डिसमिसल और डिस्चार्ज सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय एज अ प्यूनिटिव मेजर फॉर सम मिसकंडक्ट। जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए एक प्यूनिटिव मेजर होता है, मतलब जो एडवांस में लिया जाता है। इट शुड बी टेकन ऑफ थॉट। फिर एक पूरा केयरफुल थॉट होता है बिफोर, उसको बताने से पहले एक एडवांस में नोटिस भी भेजा जाता है, और जो हमारा जो एम्प्लॉय होता है उसको मौका भी दिया जाता है कि वो अपने डिफेंड में कुछ बोले, अगर बोलना चाहता है तो वो बोल सकता है। देन द डिस्चार्ज ऑफ एम्प्लॉय में भी ड्यू टू, और वो जो डिस्चार्ज हो रहा होता है, जो उसको जो एक मैनेजर खुद निकाल रहा होता है नौकरी से, वो काफ़ी ज़्यादा रीज़न से निकाल सकता है। फिर उसने ज़्यादा एब्सेंटीज़म ली है, ज़्यादा छुट्टियाँ ली है, उसने ड्रंकनेस करी है, केयरलेसनेस सिखाई है, डिसऑनेस्टी, एफिशिएंसी, वायलेंट, फिजिकल डिसेबिलिटी, ये काफ़ी ज़्यादा रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयर होता है वो खुद अपने एम्प्लॉय को जॉब से डिसमिस करता है। देन थर्ड वन इज़ डेथ। डेथ तो नेचुरल है। देन सम एम्प्लॉय में भी डाई इन सर्विस। कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो सर्विस में ही डाई हो जाते हैं। जब कोई जॉब पे डेथ होती है तो जो भी ऑक्यूपेशनल डिजार्डनेस की वजह से डेथ होती है तो उसको कंपनसेशन दे देते हैं कि आप हमारे यहाँ पर इनकी डेथ हुई है तो हम उनको थोड़ा कंपनसेशन देते हैं, ये पॉलिसी भी होती है। सो फोर्थ पढ़ते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन मीन्स प्रोहिबिटेड एन एम्प्लॉय फ्रॉम गेटिंग वर्क एंड परफॉर्म नॉर्मल ड्यूटीज असाइन टू हिम। सो प्रोहिबिटेड क्या होता है कि इसको रोक दिया जाता है कुछ दिनों के लिए कि आप आकर हमारे ऑफिस में काम नहीं कर सकते हैं अपना। देन दिस इज़ सीरियस पनिशमेंट। ये थोड़ी सीरियस पनिशमेंट होती है, और क्योंकि इसमें उसकी जो अलाउंस होती है वो थोड़ी कटवट हो जाती है। देन रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट क्या होता है? इट इज़ जनरली ऑन अकाउंट ऑफ सरप्लस स्टाफ। है जब हमारे पास ज़्यादा स्टाफ हो जाते हैं, फिर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, या फिर जनरल इकोनॉमिक स्लो डाउन है, तो हम ये उसको थोड़े दिनों के लिए रेस्ट पे कर देते हैं। बट उनको हमने अपनी मर्ज़ी से रोका है जॉब पे आने के लिए, तो हम उनको थोड़ी नॉमिनल पार्ट ऑफ इनकम दे देते हैं। देन सिक्स इज़ ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है? ले ऑफ इज़ अ टेम्प्रेरी सेपरेशन ऑफ एन एम्प्लॉय। थोड़ा टेम्प्रेरी सेपरेशन होता है ऑफ एम्प्लॉय आर द इंस्टेंस ऑफ लेटर विदाउट एनी प्रेजुडिस ऑफ फॉर्मर। ले ऑफ मीन्स द फेलियर रिफ्यूजल ऑफ इनएबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर अकाउंट ऑफ कोल पावर, रॉ मटीरियल, अकोमोडेशन, स्टॉक, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी। सेम अगर कोई जो एम्प्लॉय होता है वो अपनी विल से उनको आने के लिए मना करता है, और ये मैंडेटरी होता है कि उन्हें थोड़ा सा पार्ट ऑफ इनकम देना चाहिए उनको। देन अब पढ़ते हैं नेक्स्ट डाउनसाइजिंग। सो इट इज़ द अनदर पार्ट ऑफ मोबिलिटी, दैट इज़ डाउनसाइजिंग। तो डाउनसाइजिंग क्या होता है? डाउनसाइजिंग मीन्स रिड्यूसिंग द साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं पहले चैप्टर्स में। तो डाउनसाइजिंग क्या होता है कि जब अपने ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ खुद से छोटा करते हैं अपनी मर्ज़ी से। जहाँ मान लीजिए कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो बहुत बड़ी थी और बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट से, अब हम उसको अपनी मर्ज़ी से छोटा कर रहे हैं। सो इट इज़ रिस्ट्रक्टिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इट एलिमिनेट्स ऑफ सर्टेन जॉब। इसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब्स होती हैं उनको हटा दिया जाता है, जिससे कि जो वर्क है जो उसमें ज़्यादा एफिशिएंसी है। इट इज़ एसेंशियल ड्यू टू व्हेन ऑर्गेनाइजेशन सफर फ्रॉम ओवर स्टाफिंग। अगर हमारी जो स्टाफिंग कंडीशन है वो ओवर स्टाफ हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ज़्यादा ही नीड से ज़्यादा स्टाफ है, तो हम उनको अंडर स्टाफ करने के लिए हटा देते हैं लोगों को। देन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्रिएट फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। जब हमारे जो टेक्निकल जब डेवलपमेंट आता है, डाउन साइजिंग आती है, तो काफ़ी ज़्यादा जॉब एम्प्लॉयज़ में इनसिक्योरिटीज़ भी आ जाती हैं। देन जॉब सिक्योरिटी विल एडवर्सली इफेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब जॉब सिक्योरिटी आ जाती है तो अब ऑफ कोर्स
हमारी परफॉर्मेंस को भी इफ़ेक्ट करेगी। देन आउट प्लेसमेंट से पहले एक और बात बताऊंगी। डाउन साइजिंग में होता है कि जो HR मैनेजर होता है उसका कुछ काम होता है। उसका काम क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको उन्होंने हटाया उनको मोटिवेट करना, और कभी कभी उनको वो खुद से भी जॉब दिला सकता है, या फिर अगर उन्हें डाउन साइजिंग नहीं करना है तो वो रीडेवलपमेंट कर सकते हैं अपने वर्कर का। मान लीजिए टेक्नोलॉजी की वजह से उन्होंने वर्कर को हटाया तो उनको ट्रेनिंग पे भेज सकते हैं, देन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर सरप्लस स्टाफ है तो उन्हें कहीं और जगह पे दो ला सकते हैं। देन अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ आउट प्लेसमेंट। तो आउट प्लेसमेंट क्या होता है, हम अपने इतने सारे एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल देते हैं, तो कहीं तो कुछ ऐसा होना चाहिए था ना कि ना जॉब उनको दिलाई भी जाए किसी जगह पे। सो दैट इज़ आउट प्लेसमेंट। तो आउट प्लेसमेंट क्या होता है, ऐसी जगह होती है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फिर डिपार्टमेंट होते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसी प्रैक्टिसेस ओरिजिनेट करते हैं जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को जॉब दिलाई जा सके। देन आउट प्लेसमेंट इज़ अ सर्विस दैट हेल्प टर्मिनेटेड एम्प्लॉय लोकेट न्यू करियर्स। आउट प्लेसमेंट एक ऐसी सर्विस है जहाँ पे जो टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको नया करियर दिलाया जाए, नई जॉब से लाया जाए। दी आउट प्लेसमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन की। देन इट इज़ प्रोवाइडेड बाय ह्यूमन रिसोर्स टू डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़। इट हेल्प्स, ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ भी प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने आपको बताया विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी होता है कभी कभी। इट हेल्प्स टू मैनेज डाउन साइजिंग प्रोसेस। हमारा जो डाउन साइजिंग प्रोसेस है कभी कभी उसको भी हटा देता है कि आप डाउन साइजिंग ना करिए, आप इनको कहीं और जॉब दिला दीजिए। देन द डिपार्टमेंट एम्प्लॉय आर एडवाइज टू फाइंड अ न्यू जॉब, या फिर कभी कभी उनको वो एडवाइस देते हैं कि आपको कौन सी न्यू जॉब लेनी चाहिए, कहाँ पे मिलेगी। कभी कभी हेल्प भी कर देते हैं कि आप इस जगह जाके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं सजेशंस टू मेक आउट प्लेसमेंट इफेक्टिव। अब वो सजेशंस क्या क्या होते हैं जैसे कि जो आउट प्लेसमेंट है वो थोड़ी इफेक्टिव हो जाए। तो फर्स्ट इज सेट क्लियर कम्युनिकेशन एंड मैनेज एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले तो क्लियर कम्युनिकेशन रखिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ और उनकी एक्सपेक्टेशन को ईजीली इवेलेट करें एज वेल एज मैनेज करें। देन प्रोवाइड टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट इन्फो टू अफेक्ट एम्प्लॉयज़। और जो हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे अपने टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे, कोई भी फ़िल्टर नहीं यूज़ करेंगे। देन ऑफर आउट प्लेसमेंट सपोज सर्विस रिज्यूमे राइटिंग एंड काउंसलिंग। उन्हें रिज्यूमे राइटिंग आनी चाहिए, देन काउंसलिंग होनी चाहिए प्रॉपर, जिससे वो जो उनका नेक्स्ट करियर प्लान होगा उनमें वो ज़्यादा इफेक्टिव काम करे। देन HR मस्ट हैंडल द प्रोसेस ऑफ सेंसिटिवली टू अवॉइड पैनिक अमंग रिमेनिंग एम्प्लॉयज़। जो हमारे बचे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं उनमें डिमोटिवेटेड नहीं फील नहीं होना चाहिए, और उन्हें एक सेटिस्फेक्शन दिलानी चाहिए कि हाँ आगे वाले फ्यूचर में उनकी जॉब नहीं जाएगी, जितनी ज़्यादा था इन्हीं की जाएगी। आउट प्लेसमेंट रिस्क। अब जो आउट प्लेसमेंट होता है इसके क्या क्या रिस्क होते हैं। देन अनक्लियर कम्युनिकेशन लीड्स टू कन्फ्यूजन एंड फियर। अगर हम प्रॉपर से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन एंड फियर क्रिएट हो जाएगा। देन अनरियलिस्टिक एग्जाम्पशन में फ्रस्ट्रेट एम्प्लॉय। अगर हम एम्प्लॉयज़ को अनरियलिस्टिक एग्जाम्पशन दे देंगे कि हम आपको नई जॉब दिलाएंगे ये या वे, तो अगर ऐसे नहीं होता तो वे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। देन रिस्क ऑफ नेगेटिव मोराल इफ़ नॉट हैंडल प्रॉपरली। अगर हमारा मोराल अच्छे से नहीं हुआ, हमारी जो नेगेटिविटी है, जॉब इनसिक्योरिटीज़ है वो प्रॉपर मेंटेन रही, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी अच्छी नहीं होगी। देन HR शुड अलाइन इंटरनल कम्युनिकेशन टू रिड्यूस अनसर्टिनिटी। जो HR मैनेजर है उसे कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली चलानी चाहिए जिससे कि जो अनसर्टिनिटी है वो हैंडल हो जाए। देन कॉमन आउट प्लेसमेंट प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है आउट प्लेसमेंट की। सो आउट प्लेसमेंट प्रोसेस इज़ अ पार्ट ऑफ HR ड्यूरिंग डाउन साइजिंग, नॉट अ नॉर्मल HR प्रोसेस। जो डाउन साइजिंग है कोई HR की प्रोसेस नहीं है, ये डाउन साइजिंग में काम आती है। देन HR हेल्प अफेक्टेड एम्प्लॉय ट्रांजिशन विद मिनिमम इम्पैक्ट। वो एक अच्छा इम्पैक्ट करने की कोशिश करता है कि जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको थोड़ा सपोर्ट मिले। देन वेंडर्स प्रोवाइड एक्सपर्ट सपोर्ट फॉर टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज़। जो हमारे जो टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको थोड़ा सपोर्ट दिया जाता है। देन कंसल्टेंट गाइड एम्प्लॉय इन रिज्यूमे बिल्डिंग इंटरव्यू एंड जॉब सर्च। जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं वो हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज़ की, जिससे कि वो अच्छे से इंटरव्यूज़ जॉब ये सब अच्छे से क्लियर कर पाएँ। देन अब पढ़ते हैं रोल्स ऑफ आउट प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स। जो कि रोल क्या क्या होते हैं आउट प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स के। तो कंसल्टेंट्स एनालाइज द जॉब मार्केट एंड कोच एम्प्लॉयज़। जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो पहले तो जॉब मार्केट में देखते हैं क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो कोच एम्प्लॉयज़ क्या चल रहे हैं। देन दे प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड प्रैक्टिकल जॉब सर्च स्ट्रैटेजीज। भी हमें एम्प्लॉयज़ को इमोशनल सपोर्ट देते हैं और उनकी जॉब सर्च स्ट्रैटेजीज़ में उनकी हेल्प करते हैं। देन कंसल्टेंट्स हेल्प एम्प्लॉयज़ बिल्ड रिज्यूमे एंड प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज़। जो हमारे कंसल्टेंट्स होते हैं वो हमारे एम्प्लॉयज़ की हेल्प करते हैं रिज्यूमे बनाने में, देन हमारे इंटरव्यूज़ में हेल्प करते हैं। देन दे इंश्योर अ स्मूथ ट्रांजिशन बाय अलाइंग एक्सपेक्टेशन विद रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन में थोड़ा बॉर्डर बना के चलते हैं जिससे कि वो आगे जाके डीमोटिवेटेड ना हो जाए। देन
अब पढ़ते हैं अनदर वन दैट इज़ इंटरनेशनल आउट प्लेसमेंट, जिसे रिपार्टीशन या फिर रीट्रांसफ़र भी कहते हैं। लेट्स रीड आउट। रिपार्टीशन इन्वॉल्व्स रिटर्निंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम इंटरनेशनल असाइनमेंट बैक टू देयर होम कंट्री। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो बाहर काम करने गए होते हैं, जब वो वापस अपनी कंट्री में आ जाते हैं उसे कहते हैं रिपार्टीशन। सो returning employees from international assignment works, then it is often poorly planned, leading to adjustment issues, cultural shock, underutilization of skills। ऐसा कब होता है, वे वापस कब आते हैं, जब वो अच्छे से प्लान नहीं होती है तब, या फिर हमारे जो इशू है वो अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाए, हमारी कल्चरल शॉक अलग अलग है, देन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रही। देन HR मस्ट प्लान अर्लियर फॉर पोस्ट असाइनमेंट रोल्स टू इंश्योर स्मूथ री इंटीग्रेशन एंड करियर डेवलपमेंट। जो हमारा HR होता है वो हर चीज़ ऑलरेडी प्लान करके चलता है, जिससे कि एकदम अच्छे से चीज़ें मैनेज हो जाए। देन सपोर्ट शुड इंक्लूड इमोशनल, सोशल एंड प्रोफेशनल इंटीग्रेशन। जो उनका सपोर्ट होता है वो सोशल, इमोशनल, प्रोफेशनल, ये सारे जो सपोर्ट्स होते हैं वो एक एम्प्लॉय को हम देने की कोशिश करते हैं। देन बिफोर दे गो में क्या आता है, HR शुड प्रिपेयर एम्प्लॉय इन एडवांस बाय। जो हमारा HR होता है वो ऑलरेडी उन्हें प्रिपेयर करके भेजता है हायरिंग फॉर रिपार्टीशन। देन प्रेफर इंडिविजुअल हु आर लाइकली टू एडजस्ट आफ्टर रिटर्निंग। हायर फॉर रिपेट्रेशन मतलब क्या होता है कि जितने भी लोग आए हैं उनको कहीं आने के बाद हायर कर ले। देन प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन, इसमें क्या होता है, कवर कल्चरल ट्रेनिंग, करियर प्लानिंग एंड एक्सपेक्टेशन। वो ऑलरेडी कल्चरल प्लानिंग ट्रेनिंग पे जाते हैं, उसके बाद अपनी एक्सपेक्टेशन के साथ वहाँ जाते हैं। देन करियर पाथ प्लानिंग, इंश्योर द एम्प्लॉय हैज़ फ्यूचर रोल पोस्ट रिटर्न, की अगर वो वापस भी आ जाए तो सब कुछ ईजिली हैंडल हो जाए। देन सिस्टम अब्रोड, देन रेगुलरली कॉन्टेक्ट विद HQ सपोर्टेड नेटवर्क इज़ वाइटल, कि अब वो अब्रोड जा रहा है तो उसकी रेगुलरली कॉन्टैक्ट होनी चाहिए। देन सॉल्व री एंट्री इशू अर्लियर, आइडेंटिफाई री एंट्री चैलेंजेस बिफोर हैंड, की जो री एंट्री चैलेंजेस हैं वो भी वो ऑलरेडी कुछ प्रिडिक्ट करके चलें, जिससे आने वाले फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। देन अब पढ़ते हैं वाइल दे गो, जब वे जाने वाले होते हैं, चले गए होते हैं। देन मेंटेन एंगेजमेंट विद इंटरनेशनल असाइनर्स, उन्हें इंटरनेशनल में भी अपने कॉन्टैक्ट्स रखने चाहिए। देन कीप द इन्फॉर्म्ड एंड इंक्लूडेड इन द कंपनीज कम्युनिकेशन, उन्हें कंपनीज कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए। देन हेल्प देम स्टे विजिबल एंड प्रिपेयर देम फॉर री एंट्री रोल्स, अगर उन्हें री एंट्री हो जाए तो उनको अच्छे से रोल्स को कवर अप कर पाए। देन व्हेन दे रिटर्न, जब वो वापस आ जाते हैं तो क्या होते हैं, इंश्योर अ स्ट्रक्चरल री एंट्री एंड रिकॉग्निशन ऑफ देयर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, फिर उनको आने के बाद अच्छे से रिकॉग्नाइट करें, देन उनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को शेयर करें। देन यूटिलाइज देयर ग्लोबल स्किल इन रिलेवेंट रोल्स, कि उनकी जो ग्लोबल स्किल्स थी उनको अभी प्रेजेंट में यूज़ करें। ऑफर इमोशनल एंड प्रोफेशनल सपोर्ट, उनको अब इमोशनल एंड प्रोफेशनल सपोर्ट दें हम। देन करियर प्लानिंग एंड मेंटरशिप आर की लॉन्ग टर्म रिटेंशन, अगर उन्हें लॉन्ग टर्म तक सेटिस्फाई चाहिए तो देन उन्हें करियर प्लानिंग एंड मेंटरशिप होनी चाहिए। देन अब पढ़ लेते हैं प्रॉपर इन डेप्थ। देन रिपार्टीशन क्या होता है, रिटर्निंग बैक टू द होम कंट्री आफ्टर इंटरनेशनल असाइनमेंट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। देन इन्वॉल्व एडजस्टमेंट, रिजर्व कल्चर, शॉक प्लानिंग, ये भी पढ़ लिया है। इसका एम क्या होता है कि आने के बाद उनको ईजिली काम मिल जाए। दी इंपॉर्टेंस क्या होता है रिपैट्रिएट्स की, बिकॉज ब्रिंग ग्लोबल एक्सपीरियंस, क्योंकि इनके पास ग्लोबल एक्सपीरियंस होता है, फ्रेश पर्सपेक्टिव होता है, कल्चरल इंसाइट भी होता है, कल्चर में देख सकते हैं यहाँ भी और वहाँ भी, विद इन द कंट्री एंड विदाउट द कंट्री। देन दे कैन एड वैल्यू बाय इम्प्रूविंग इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी, ट्रेनिंग, अदर्स एंड सॉल्विंग ग्लोबल प्रॉब्लम्स, उनको थोड़ी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर होगी वो ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज हो जाएंगी। देन देयर एक्सपीरियंस शुड बी यूटिलाइज नॉट वेस्ट, उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो यूटिलाइज ही होगा, कोई चीज़ कभी वेस्ट नहीं होती। देन सजेशंस क्या क्या होते हैं, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू मैनेज रिजर्व कल्चरल शॉक, जिनकी रिजर्व कल्चरल शॉक है वो अच्छे से मैनेज हो पाए। देन प्रिपेयर रिपीटेशन सपोर्ट प्लान अर्ली, कि उनका जो प्लान है वो एकदम अच्छे से सपोर्ट हो जाए विद इन दी प्रेजेंट फॉर्म में भी। देन असाइन मीनिंगफुल रोल्स, उनको मीनिंगफुल रोल्स प्रोवाइड कर दिए जाएँ। देन कीप टीम इन्वॉल्व अपडेटिंग ड्यूरिंग द असाइनमेंट अब्रॉड, की उनके जो अब्रॉडिंग वाली असाइनमेंट्स हैं वो भी प्रॉपरली कंटिन्यूटी में चलती रहे एंड उनकी जो हमारी प्रेजेंट नीड है वो भी फुलफ़िल होती रहे। अब पढ़ते हैं
डिज़ाइनिंग आर रेपुटेशन प्रोग्राम, अगर हम उनको डिज़ाइन करते हैं रिपार्टीशन प्रोग्राम को, तो वो कैसे होगा? दैन इंक्लूड रिपार्टेट्स इन डिसीजन मेकिंग अबाउट री एंट्री रोल्स, की अगर उनको न्यू प्रोग्राम में भेजना है तो उनकी डिसीजन मेकिंग ली जाएगी, उनको री एंट्री रोल से जाएंगे। दैन यूज़ इनपुट फ्रॉम होम ऑफिस लीडर्स, उनमें इनपुट्स डाले जाएंगे। दैन मॉनिटर करियर डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड सपोर्ट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर रिटर्न, उनको डेवलपमेंट सपोर्ट दिया जाएगा जाने से पहले, जाने तक भी और आने के बाद भी। देन इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? जो हमारी जो हायर रिटेंशन ऑफ एक्सपीरियंस एम्प्लॉय, वो थोड़ा एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे, उनका ग्लोबल इंसाइट एंड स्किल्स हम फ्यूचर में अभी प्रेजेंट में यूज़ करेंगे। देन की प्रमोशन एंड लीडरशिप अपॉर्चुनिटी फॉर रिटर्निंग एम्प्लॉयज़, उनकी थोड़ी प्रमोशन एंड लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो आने के बाद थोड़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। सो नेक्स्ट अभी हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एंड बुक का भी। सो मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग, की आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेलीगेटिंग स्पेसिफिक बिजनेस टास्क और फंक्शन टू एक्सटर्नल एजेंसीज और वेंडर्स इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग देम इंटरनली, कि वे सारी ड्यूटीज़, वे सारे टास्क फंक्शन जो हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं कराते हैं, बाहर से एक्सटर्नल एजेंसीज वेंडर्स को हायर करते हैं। सो इन HR दिस मीन हायरिंग, देखा भी जैसे मैंने बोला कि हायरिंग आउटसाइड, बाहर से हायर करते हैं सर्विसेज के लिए, लाइक पेरोल, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों के लिए। देन इसके रीजंस क्या क्या होते हैं? रीजंस ऐसे होते हैं बिकॉज कॉस्ट एफिशिएंसी, हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी आती है, जैसे कि अनदर फर्म कैन डू इट मोर चीपली। देन क्वालिटी, हमारी जो क्वालिटी होती है वो ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। टाइम सेविंग, हमारा टाइम बच जाता है। देन फोकस, हेल्प्स द कंपनी फोकस ऑन कोर एरियाज़, जो ये कंपनी की हेल्प करते हैं कोर एरियाज़ में। देन कन्वीनियंस, अवॉइड मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स अनवांटेड टास्क, जो कन्वीनियंस हो जाती है बहुत ज़्यादा किसी भी काम को करने के लिए। सो अब नेक्स्ट द केस ऑफ HR आउटसोर्सिंग एडवांटेजेस। अब जब HR आउटसोर्स करते हैं, ये क्यों करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है? इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लाइक फाइनेंशियल बेनिफिट्स, बिजनेस बेनिफिट्स, स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स, टेक्निकल बेनिफिट्स एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स। तो पहला पढ़ते हैं रिड्यूस कॉस्ट, मतलब जैसे भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स, हमारी जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। सेव मनी इन रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एक्सेट्रा, हमारी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में कॉस्ट बच जाती है। देन एक्सपर्टाइज असेस, गेट स्किल सर्विस फ्रॉम स्पेशलिस्ट, हमारी जो बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी हमारे स्पेशलिस्ट आके करते हैं। देन टाइम एफिशिएंसी, टाइम बच जाता है हमारा, फ्री अप HR फोकस स्ट्रैटेजिस्ट टास्क करने के लिए ऑलरेडी अब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग आ गया। देन इनोवेशन, ही काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव होती है। एक्सपोजर टू बेस्ट प्रैक्टिस, लेटेस्ट टेक, हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। देन स्केलेबिलिटी, ईजिली एडजस्ट वर्कफोर्स साइज विद द डिमांड, वर्कफोर्स साइज विद इन द डिमांड हमारा कंट्रोल हो जाता है। देन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लाइक लॉस ऑफ कंट्रोल, लेस ओवरसाइट ओवर आउटसोर्स टास्क, हमारे इसके जो लेस ऑफ कंट्रोल ज़्यादा नहीं होता। देन एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन, हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डिससेटिस्फाइड होता है, उनका मोराल जो है वो गिर जाता है। देन रिस्क ऑफ लो क्वालिटी, कभी कभी जो वेंडर होता है वो अंडर परफॉर्म काम करने जाता है। देन कॉन्फिडेंटली कंसर्न, शेयरिंग डाटा विद आउटसाइडर, क्योंकि वो आउटसाइडर है तो शायद वो आउटसाइड डाटा शेयर कर दे। देन डिपेंडेंसी होती है, ओवर रिलायंस ऑन वेंडर्स में रिड्यूस इंटरनल कैपेबिलिटी, अगर आप ज़्यादा ही लोगों पे डिपेंड हो जाओगे तो आपकी जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। सो आउटसोर्सिंग यही था कि जब आप काम करने के लिए बाहर से लोगों को हायर करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स, जैसे रिक्रूटमेंट बच जाती है, बाहर से मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी आपको क्वालिफाइड पर्सन मिल रहा है। तो बेनिफिट्स एज वेल एज हमारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब होता है। सो ये था आपका लास्ट चैप्टर, दैट इज़ इंटरनल मोबिलिटी एंड ट्रांसफ़र। सो योर चैप्टर इज़ ओवर, योर सिलेबस over, then congratulations, and until the next syllabus video, take care.